हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था ट्रायंगल का एंगल्स और साइड्स के बारे में, है ना, और उसके रिगार्डिंग कुछ हम लोग प्रॉब्लम किए थे। तो फ्रेंड्स, उसी को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ट्रायंगल या फिर जो भी शेप है उसका पेरीमीटर और एरिया का हम लोग पहले डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल है उसका हम लोग एरिया कैसे सोचते हैं और कैसे निकालते हैं उसको कंप्लीट डिराइव करेंगे। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला को हम लोग आज डिराइव करेंगे, कोसाइन रूल देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम लोग अपोलोनियस थ्योरम को भी एक नए अप्रोच के साथ डिराइव करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेरीमीटर पेरीमीटर होता क्या है किसी भी चीज का, है ना। तो पेरीमीटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, पेरीमीटर इसको कह सकते हैं पाथ दैट सराउंड्स अ टू डायमेंशनल शेप, है ना। वो ऐसा पाथ जो कि टू डायमेंशनल शेप को, जैसे देखिए आपका, आप मान लीजिए कि ये शेप है ना, कोई भी शेप, है ना, इसको आप लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ये इसका आपका लेंथ है ना, ये आपका विड्थ है, हाँ। तो रेक्टेंगल तो ये भी आपका एल ही होगा, है ना, और ये आपका विड्थ होगा। तो आप पेरीमीटर के बुक के बारे में हम लोग क्या चर्चा किए, पाथ दैट सराउंड्स टू डायमेंशनल शेप, है ना। पाथ दैट surrounds two dimensional है ना। इसको अगर दूसरा नाम दे सकते तो ऐसे देख सकते डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अराउंड द शेप, है ना। ये जो शेप है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अराउंड द, ठीक है। और हम लोग इसको अलग अलग तरीका से, बहुत तरीका से लिख सकते हैं, और हम लोग उतना ज्यादा जानना नहीं है, तो हम लोग बस ये पेरीमीटर, है ना। तब देखिए बोल रहा है कि पाथ दैट सराउंड द टू डायमेंशनल शेप। तो देखिए, तो पाथ इसका कौन सा है, देखिए पाथ ये आपका एल बी, है ना। इसका टोटल पाथ मतलब कितना हो गया आपका, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, है ना। इसको 2l प्लस 2b आप लिखेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो l प्लस b हो जाएगा ना। ये आपका किसके लिए हो गया, आपका रेक्टेंगल के लिए, है ना। अब देखिए, अगर स्क्वायर आपका आता तो क्या होता है, छोटा सा स्क्वायर ले लेते हम लोग। ये मान लें कि आप अज्यूम कर लेके स्क्वायर है, इसका साइड अगर ए है ना, तो ये भी आपका ये हो जाएगा ना, कंप्लीट चारों ए है। तो इसका टोटल पाथ आपका कितना हो जाएगा, इक्वल टू, इसी को तो हम लोग बोलते हैं ना पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो आपको हमें लगता है कि एक नया विजन बनाओगे। पेरीमीटर का मतलब हमें बस ये सिंपल सोचना है, जो भी उसका बाउंड्री है कोई भी शेप का, है ना। जैसे कि ये इस टाइप का शेप आपको एक है ना, इस टाइप का शेप को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप का शेप को तो हम लोग मेजर करके नहीं निकाल सकते, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग जो है ना, धागा को हम लोग इस तरीके से इस शेप पे हम लोग रख देंगे पेपर पे, है ना। उसके बाद जो धागा होगा इसको इस स्पेस पे आपको क्या बोलते हैं, इस शेप पे उसको हम लोग इस तरह से रख देंगे, हाँ। और फिर उसको धागा को क्या करेंगे, एक स्केल लाएंगे और उससे मेजर कर लेंगे, तो इसका हमको पेरीमीटर निकल जाएगा, है ना। क्या करेंगे, धागा को यहाँ इसके अराउंड ऐसे ऐसे आप लगा देंगे, धागा जा रहा है, ठीक है, एकदम बिल्कुल चिपके से, और जो ये इसका जो मेजरमेंट होगा उससे तो इससे इसका हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा ना, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है और ये है। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं ना, पेरीमीटर को हम लोग पी से इन जनरल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पी इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसको 4 इंटू ए डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप अज्यूम कीजिए बच्चों की कोई आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, तो इसका पेरीमीटर आपको क्या होगा, अगर इसका साइड ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, P इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ट्रायंगल में आपका ये बड़ा ये कॉमन सा रिजल्ट है, P इजिकल टू हम लोग लिखते हैं 2s, ठीक है ना, P इजिकल टू 2s, ठीक है। ये ट्रायंगल में यूज होता है, एक स्टैंडर्ड है ना। ऐसा माना गया कि P में हम लोग जनरली अगर 2s अगर ट्रायंगल में देखें तो हम लोग उसको समझ जाएंगे कि पेरीमीटर है ना। अगर एस है ट्रायंगल में तो ये आपका हो जाएगा
सेमी पेरीमीटर, है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग उम्मीद है कि आपको पेरीमीटर समझ में आ गया कि पेरीमीटर का लॉजिक क्या होता है ना। तो फ्रेंड्स चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पेरीमीटर देख लिया है ना। उसके बाद हम लोग एरिया पे आते हैं ना, कि एरिया को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एरिया को डिफाइन करते हैं इस तरह से कैसे करते हैं हम लोग, कि एरिया को बोलते हैं ना हम लोग मेजर ऑफ स्पेस, मेजर ऑफ स्पेस इनसाइड अ टू डायमेंशनल फिगर, है ना। टू डायमेंशनल फिगर या टू डायमेंशनल आप से बोल सकते हैं। तो देखिए अगर कोई हमारा ये ऐसा शेप है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, जो इसके अंदर में जो भी है ना स्पेस, इसके अंदर में जो भी स्पेस है उसको हम लोग, ये इसका हमारा क्या होता है, इनसाइड स्पेस। अगर देखिए अगर आपके पास अगर एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर का स्पेस जो भी है, फिगर के अंदर का जो स्पेस है ना, ये आपका टोटल एरिया हो गया। अब जो भी फिगर हो, अगर आपके पास रेक्टेंगल है, ये लेंथ है इसका, ये विड्थ है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, तो इसका एरिया हो जाएगा, ये स्पेस एरिया हो जाएगा, है ना। तब हम लोग ये है कि इस स्पेस को हम लोग निकालते कैसे, है ना। अगर आप अज्यूम कर लीजिए ट्रायंगल है, तो इसके अंदर का स्पेस जो भी होगा इसको हम लोग एरिया नहीं, इसके अंदर का स्पेस जो भी है उसको हम लोग एरिया बोलते हैं, है ना। तो हमको अब ये है कि हम लोग एरिया को निकालते कैसे, है ना, मैथमेटिकली उसको कैसे सोचते हैं कि एरिया हम लोग को कैसे निकाला जाए। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि एरिया मेजर ऑफ स्पेस इनसाइड अ टू डायमेंशनल फिगर या शेप, है ना। टू डायमेंशनल फिगर या शेप का इनसाइड का जो भी मेजरमेंट है स्पेस का, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं ना। टू डायमेंशनल शेप के इनसाइड में जो भी आपका स्पेस का मेजरमेंट है वही तो एरिया है ना। जैसे इसके देखिए इस शेप के अंदर के ये जो कंप्लीट मेजरमेंट है एरिया, है ना। तो हम लोग अब आते हैं कि एरिया को मैथमेटिकली हम लोग कैसे सोचते हैं, है ना। अब चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं या उसके बारे में हम लोग कैसे बताते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग को जो लेंथ का यूनिट होता है उसको क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है ना, लेंथ क्या बोलते हैं, लेंथ को इसी से मेजर करते हैं। जैसे कि 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया ना, सेंटीमीटर, 1 फीट हो गया, हाँ। उसी तरह से एरिया अगर बोलना है तो आप एरिया क्या बोलेंगे, आप एरिया में जब यूनिट एरिया की बात होती है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, आप मीटर स्क्वायर, है ना। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ऐसे आपको लिखते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। फीट का स्क्वायर बोलते हैं हम, बोलचाल की भाषा में ऐसे लिखते हैं स्क्वायर फीट, है ना। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लें कि लिखना ये, मान लें कि आप अज्यूम कर लिए कि ये इतना है, ये 1 मीटर आपका, ठीक है। तो अगर एरिया को 1 मीटर का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या होगा, इसका समझ लीजिए कि आपका लेंथ भी 1 मीटर है और विड्थ भी आपका 1 मीटर है। इसको आप बोल सकते हैं 1 मीटर, ये भी है 1 मीटर, है ना। ये आपका मीटर स्क्वायर, आपका 1 मीटर स्क्वायर या इक्वल टू मीटर स्क्वायर आप बोल सकते हैं, ये आपका एरिया है ना। तो इसी को हम लोग थोड़ा कैसे जनरलाइज वे में सोचें कि एरिया को हम लोग और कैसे डिनोट करें, है ना फ्रेंड। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि अगर लोग हमारे पास वो फिगर कुछ है, जनरल फिगर है, जैसे देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि स्क्वायर है ना। अब बड़े स्क्वायर लेंगे ना तो उसको एरिया को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है, समझ लीजिए कि 4:4 का स्क्वायर है, ये 4:4 का स्क्वायर मान लीजिए, 1 2 3 4,
ये जूम कर दीजिए, है ना। तो देखिए 4 मीटर इंटू 4 मीटर का स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर के ग्रिड में ब्रेक कर देते हैं ना। देखिए ये 1 मीटर है, ये इसको मान लेते हैं हम लोग 1 मीटर, है ना। सिमिलरली सारा 1 मीटर 1 मीटर इस टाइप के ग्रिड में ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए इसका कितना ग्रिड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो इसका हम लोग एरिया लिखना होगा तो आप क्या लिख देंगे, 16 मीटर स्क्वायर, है ना। सारा ग्रिड का एरिया को ऐड कर देगा ना। समेशन ऑफ ऑल स्मॉल ग्रिड एरिया इक्वल टू टोटल एरिया, ठीक है। तो देखिए इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर इसका जो लेंथ है उसको बिड्थ से मल्टीप्लाई कर दे सीधा, तो हम लोग सीधा एरिया को हम बोल सकते हैं लेंथ मल्टीपल बिड्थ, क्योंकि देखिए इसका लेंथ 4 है, बिड्थ भी 4 है। तो इसको अब सीधा एरिया को लिखना हो तो आप क्या लिख दीजिएगा, एरिया लिखना है अगर आपको ऐसे तो क्या लिख देंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ बिड्थ, या एल मल्टीपल बी, यही लिखेंगे ना, लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। हाँ, तो आप इस तरीका से सोचेंगे। अब देखिए ये तो हो गया, अगर ये स्क्वायर है तो इसको आप सीधा लिख देंगे एल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहां पर तो एल इक्वल टू बी है ना। तो यहीं से हमारा एरिया आया, है ना। ये आप लोग क्लास 4 5 में पढ़े भी होंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, इसलिए हमें लगा कि ये भी आपको बता देना एक बार जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग इसको भी भूल गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अब एक रेक्टेंगुलर शेप लेकर के उसको जानने का प्रयास करते हैं, किसका एरिया हम लोग कैसे सोचते हैं। देखिए इसका मान लिया कि लेंथ है ना, ये लेंथ इसका तो हम लोग जूम कर लेते हैं 5 मीटर, है ना। इसको ये ब्रेड्थ है, इसका तो हम लोग 3 मीटर जूम कर लेते हैं। ये 5 है, ये 3 है, ठीक है। 5/3 है तो ये 3 ग्रिड में ब्रेक होगा, 1 2 3, है ना। इसको 5 में ब्रेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ये इतना आपका स्क्वायर हो गया, है ना, अलग अलग स्क्वायर है 5। तो कितना हो गया, 5 3 15 स्क्वायर हो गया ना। तो इसको ये आपका हो गया 1 मीटर, ये भी हो गया आपका सारा 1 मीटर, है ना। फिगर में भी आपको बड़ा छोटा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली इसको यही फिल करना है। तब इसका देखिए एरिया निकालना तो क्या होगा, सारा को स्मॉल ग्रिड को हम लोग ऐड करेंगे। स्मॉल ग्रिड को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 15 टाइम्स। तो एरिया आपका कितना हो गया, आपका 15 मीटर स्क्वायर, है ना। एडिंग स्मॉल ग्रिड एरिया, ठीक है। अब देखिए इस एरिया को अगर 15 आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर लेंथ को अगर बिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी 15 आ जाता है। इसलिए एरिया को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल मल्टीपल बी, है ना, इक्वल टू 5 × 3 15 मीटर स्क्वायर, है ना। और इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे तो इसे लिख सकते हैं 15 स्क्वायर मीटर। इसका डायमेंशन हमेशा याद रखना है कि अगर पेरीमीटर का डायमेंशन है तो वो मीटर सेंटीमीटर फीट कुछ में भी होगा। एरिया का है तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इंच, क्योंकि मीटर मल्टीपल मीटर, है ना। 5 मीटर मल्टीपल 3 मीटर, समझ रहे हैं। तो 15 होगा, 5 × 3 15 है, मीटर मल्टीपल मीटर स्क्वायर मीटर, है ना, वही तो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका स्क्वायर का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया। अब देखिए रेक्टेंगल से ही हम लोग अब डिराइव करने का कोशिश करेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे बनेगा, है ना, अगर हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, अगर आप एक ले लीजिए आप रेक्टेंगल, इसको थोड़ा फिल कीजिए, है ना। देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, ठीक है। देखिए अगर इसका मतलब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दे तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर इसका कोई लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे है, ये आपका ये लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है ना। तो इस चाहिए तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो अगर ये सोचिए ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगल को मतलब कि दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट में बांटता है ना।
ये लाइन है आपका, जिस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट करना ना, देखिए दोनों जगह जो स्पेस है उसका एरिया ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल। अगर इसको अगर काट कर पलट दे इस पे तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, समझ रहे ना बात को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अगर आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, जो रेक्टेंगल का एरिया उसका हाफ कर देंगे तो राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा नहीं। ये देखिए ये जो ये है इस लाइन के अबाउट, इसको पूरा फिगर कंप्लीट मोड़ देंगे तो क्या होगा, इस पे बिल्कुल चिपक जाएगा ना, यानी कि हाफ भाग में इसको डिवाइड कर देगा। आगे हम लोग देखेंगे अगर कॉन्ग्रुएंसी, तो वहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट पूरा, ये जो आपका जो दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी बात की चीज है वो 2-3 क्लास बाद उस पर चर्चा होगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि अगर इसको उलट देंगे बिल्कुल बच्चे की तरह, सोचिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आपको देखो, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आपको दिखे तो आपको दिमाग में आ जाता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही दिखेगा आपको तो ये आता है हाफ इंटू लेंथ मल्टीपल विड्थ, है ना। और विड्थ को कभी कभी हम लोग हाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना, और इसको हम लोग लेंथ को बेस बोलते हैं ट्रायंगल में इन जनरल, है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस मल्टीपल हाइट, है ना। इसको आप लोग हम लोग बेस डिनोट करते हैं, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यहां से देख लीजिए ऐसे छोटा सा, है ना। अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें और यहां से परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ कर दें तो ये रेक्टेंगल ही बन जाएगा। देखिए अगर ये आप देखिए ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल, इसको थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, इसके पैरेलल इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, इसके पैरेलल इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहां से करते हैं कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है ना। और इसी का तो हाफ करते हैं ना, तो इसको आपको लेंथ को हम लोग इसको अज्यूम कर देते हैं कि ये बी है बेस, है ना। आइए आपका हाइट है या परपेंडिकुलर, हाइट इसको बोलिए या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका एरिया आपको निकालना है, क्या लिखेंगे, एरिया ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस को बी से डिनोट कीजिए, हाइट को ऐसे। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस मल्टीपल हाइट या बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जैसे पेरीमीटर को पी से डिनोट हम लोग करते थे तो इसी तरह से हम लोग एरिया को ए से डिनोट करते हैं। एरिया ए दिखे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाइए कि वो एरिया की बात कर रहा है। इन जनरल कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं ना, क्योंकि ये तो एक्चुअली जो आपका रेक्टेंगल होता है उसका हाफ होता है बिल्कुल, है ना। अगर हाफ नहीं होता तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको क्या करते हैं, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये बन गया ना आपका ये रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का हाफ ही तो ये एरिया है ना, इस रेक्टेंगल का तो हाफ ही एरिया है ये, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपके ये दिमाग में भी पिक्चर बन गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है जो हाफ इंटू बेस मल्टीपल हाइट होता है ना। अब इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके लिए हम एरिया कैसे विजुअलाइज करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो उसके लिए हम लोग एरिया कैसे विजुअलाइज करते हैं। आप लोग चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। हम लोग अब आगे तो फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल आराम से देखते हैं ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो पता ही है कि जिसका कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, ठीक है। तो इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी को हम लोग एक ले लिए हैं, एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना। उसमें ए से हम लोग जो वर्टेक्स ए से बी पे बीसी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। तो इसका हम लोग का अगर एरिया पूछा जाए तो हम लोग क्या इस एरिया को बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग को क्लैरिटी के लिए क्या किया ना कि जो ट्रायंगल है ना इसको हम लोग दो पार्टों में ब्रेक कर दिए, ठीक है। इसको क्या कहें, ए बी डी, इसको ऐसे नाम दे दिए ए बी डी। ये ट्रायंगल किससे बना हुआ, एक ट्रायंगल ए बी डी है, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी है, समझ रहे ना बात। अब देखिए ए बी डी और एडीसी क्या है, आपस में दोनों क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल सकते हैं, है ना। क्या हुआ, परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर तो यहाँ पे क्या है, एडी है ना। तो आप ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करेंगे, ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको हाफ ऑफ बीडी मल्टीपल एडी, ये लिखेंगे ना। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी की बात करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ डीसी मल्टीपल एडी, ये होगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा आपका,
एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, है ना, दोनों को जोड़ देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, है ना, ये दोनों को तो जोड़ देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तब देखिए ये दोनों का एरिया को जोड़ते हैं तो क्या हो गया, हाफ ऑफ बीडी इंटू एडी प्लस हाफ ऑफ डीसी इंटू एडी, है ना। या अब इसको कैसे लिखते हैं, हाफ ऑफ एडी प्लस बीडी इंटू एडी, है ना, हाफ डीसी इंटू, तो इसको आप इसे लिखे हाफ ऑफ बीडी प्लस डीसी, है ना, इंटू एडी। अब इसको आप कॉमन ले लेते तो आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बीसी मल्टीपल एडी, यही हो रहा है ना। इसका मतलब एरिया का आपको कंक्लूजन क्या निकला, हाफ इंटू बेस, बेस का लेंथ। अब कोई भी ट्रायंगल हो, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो, अब आपको अब ये दिमाग में आ गया कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका अगर एरिया निकालना है तो क्या लिखेंगे, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, या देखिए वर्टिसेस ए से डी पे, यहाँ पे बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, ठीक है। आप इस तरीके से सोचेंगे, ठीक है। ये तो आपका एरिया आप ऐसे निकाल लेंगे, समझ गया ना, कि अब इसको दो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ब्रेक कर दिए हैं, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, आपको समझाने के लिए आप तो यहीं से लिख देंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, है ना। इसको लिखने का भी जरूरत नहीं, आपको बस थोड़ा क्लियरिटी के लिए ये बताया गया है कि आप लोग ऐसे सोचिए। हम लोग तो यहीं से सीधा देख लेंगे, हाफ ऑफ बी डी इंटू ए डी प्लस हाफ ऑफ डी सी इंटू ए डी। अब बी डी प्लस डी सी कितना है, बी सी, हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी, ठीक है। अब देखिए, अब हमको बस इसी पे नहीं रहना है, ठीक है ना। अब आप लोग ऐसा सोचिए ना कि अब इस बार अब आपका ये वर्टिसेस बी से इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है, बीई, यहां पर बीई परपेंडिकुलर का साइन ऐसे दे देते ना एसी के, है ना। तब हमको अब एरिया पूछा जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बीई मल्टीपल एसी, है ना, या इसको लिख दो हाफ ऑफ एसी मल्टीपल बी, है ना। ये भी आपका एरिया उतना ही राइट है जितना कि हम लोग वो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम लोग बेस अज्यूम कर लिए, ठीक है ना। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, देखिए यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा ई पे, ई है, समझ गए ना बात। तो आप सोच जाते हैं हाफ ऑफ ए इंटू बी प्लस हाफ ऑफ सी इंटू बी, है ना। तो हाफ ऑफ ए प्लस सी इंटू बी, तो ए प्लस सी कितना है, सी, ठीक। उसी तरह से हम लोग इसको एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको अब हम लोग आप बेस मान लें, अगर आप हम लोग बेस ए बी को मान लें, ठीक है, और सी से परपेंडिकुलर है सी एफ, है ना, सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो एक एरिया का फॉर्मूला हमारा ये भी हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इंटू सी एफ, है ना। और आपका एक एरिया का फॉर्मूला ये भी है, हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी, है ना। तो ऑलवेज हमारे दिमाग में पिक्चर आ गया कि एरिया का जब भी बात होगा तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, है। परपेंडिकुलर कहां से होगा, जो बेस है उसके अपोजिट जो वर्टिसेस है ना, वर्टेक्स, उससे इस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा। देखिए जैसे देखिए ये बेस आपका है, अगर इसको ये अज्यूम करें ये भी बेस है, जिसके जो अपोजिट में वर्टेक्स कौन है, सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जा रहा है, वही एरिया। तो आप एरिया को ऐसे नहीं लिख, अब एरिया को आप अब ये भी लिख सकते हाफ ऑफ बीसी इंटू ए डी, या आप हाफ ऑफ ए सी इंटू बीई, या फिर एरिया को लिखते हाफ ऑफ ए एफ इंटू हाफ ऑफ ए बी इंटू सी एफ, है ना। इस तरह का क्लैरिटी से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आएगा। तो चाहिए तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन करेंगे कि उसमें भी एरिया हम लोग कैसे सोचते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आपको समय बचाने के लिए ना ये हम लोगों ने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है ना, एक एबीसी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को एरिया निकालना, तो इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है। हमें तो बस एक ही चीज पता था अभी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये सोचिए अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ देखिए इसका वर्टेक्स ए है, इसका शीर्ष ए से डी बीसी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ना, और जो बीसी को थोड़ा हम लोग इस तरफ एक्सटेंड कर दिया ना, इसको डी पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा है, बीसी को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया जो डी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग को अब निकालना है ये एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ, देखिए ट्राइंगल ADC है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, यही होगा ना। देखिए क्या, देखिए ये जो बड़ा वाला एरिया है आपका, ये जो बड़ा वाला एरिया है ना, इसमें से छोटा वाला एरिया को हम लोग को माइनस करना है ना। यही तो आपका एरिया दे रहा है ना, बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को माइनस करना। तो जो बड़ा वाला एरिया है उसमें हम लोग को ये जो एरिया है छोटा वाला, इसी को माइनस करना है ना। ये इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो हमारा ये एरिया है, यही एरिया तो निकालना है, ठीक। इसलिए हम लोग इसको आपको बेटर क्लैरिटी के लिए डबल फिगर बनाया। एक फिगर बना दे ADC है ना, और दूसरा है माइनस ADB है ना। ये दोनों फिगर को आपस में सुपर इम्पोज कर देंगे। देखिए इसको ADB है ना, यहाँ देखिए यही था ना, ये ADB था ना। अब ये आपको जो माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एरिया होगा वही तो ये एरिया निकल रहा है। तो इसको क्या करें, ADC माइनस ADB कर रहे हैं। तो देखिए अब तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। अगर ये एरिया निकालना हो तो हम लोग तो तुरंत देख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या है भाई, हाफ ऑफ DC इंटू AD है ना, माइनस हाफ ऑफ DB इंटू AD। देखिए हाफ ऑफ DC माइनस DB इंटू AD। DC माइनस DB को आप क्या लिखेंगे, DC माइनस DB को क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। तो हाफ ऑफ BC इंटू AD है ना, यानी क्या हो गया, हाफ इंटू बेस मल्टीपल हाइट, इसको बोल सकते हैं हाफ, या आप इसको बोल सकते हैं हाफ ऑफ बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, यही हो रहा है ना, एरिया इक्वल टू। तब इस तरीका से आप सोचे तो आपको कितना मजा आ रहा होगा ज्योमेट्री देखने को, हर चीज आपको विजुअलाइज हो रहा है कि हम लोग एरिया को इसके बारे में ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी ट्रायंगल का एरिया है, अब फिर हमें पूछ देगा कि भाई हमारे पास ये AC दिया हुआ है और B से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, B से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो इसका भी एरिया हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ, ये मान लिया कि D है ना, हाफ ऑफ AC इंटू BD है ना। BD क्या है, BD परपेंडिकुलर टू AC है ना। सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब देखिए आपके पास ये है, आप ये ABC हो गए ये। आप ये देखिए अगर इसको बेस मान करके हमको एरिया निकालना है तो फिर क्या करेंगे, यहां से कोई परपेंडिकुलर जो है जो ड्रॉ होगा इस पे है ना। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो सोचिए कि ये थोड़ा आगे बढ़ेगा है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर को यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है, CE। तो इसको क्या लिखेंगे आप अगेन, हाफ ऑफ AB मल्टीपल CE है ना। CE परपेंडिकुलर किस पे है, CE परपेंडिकुलर आप पे AB पे है ना, AB पे क्या पे, AB को स्टैंड कर रहा है तो इस पे आके मिल जाए। तो आप इस तरीका से सोचेंगे तो चीजें आपके लिए बिल्कुल ही खुल जाएगी है ना। तो इसको आप ऐसे लिखिए, तो हाफ ऑफ AC AD है ना, इसको सॉरी यहाँ पे E लिख लीजिए, BE, ठीक है ना, तो इसे में लिख दिया D था। अब यहाँ पे AB है तो यहाँ पे F लिख लीजिए। तो देखिए आप एरिया कैसे कैसे सोच सकते हैं, किसी को भी आप बेस मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये कि नहीं कि भाई जो है आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है उसी को बेस मान, आप किसी को बेस मान लीजिए ना भाई, और उसके क्या करते हो, जो अपोजिट वर्टेक्स है उसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, तो हाफ इंटू बेस मल्टीपल परपेंडिकुलर, यही तो आपका एरिया है ना। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए है ना फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं है ना, और हम लोग अब इसके बाद थोड़ा पाइथागोरस पे चर्चा करते हैं। पाइथागोरस पे हम लोग डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा पाइथागोरस पे चर्चा करते हैं। उसके बाद कुछ और रिजल्ट्स देखेंगे, कोसाइन फार्मूला देखेंगे, हीरो फार्मूला देखेंगे, सब देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम किए हैं ना आपको, फिर वही बोल रहे हैं कि टाइम को बचाने के लिए हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ कर लिया है, ठीक।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि एबीसी एक ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए जैसा ये स्क्वायर टाइप का दिखे बना हुआ, तो समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल है, ठीक है। तब देखिए इस ट्राइंगल में हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं कि कौन सा बेस होगा, क्या कौन सा हाइपोटेनियस होगा, है ना। तो देखिए अगर कोई थीटा नहीं दिया हुआ तो आप इसको भी बेस मान सकते हैं या इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आपको थीटा दे दिया जाए, थीटा है ना, मतलब कि ये कोई एंगल आपको बता रहा है कि थीटा है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए एंगल थीटा है। तो यहाँ पे ये देखना है कि थीटा के अपोजिट, थीटा के जो अपोजिट होता है ना उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। थीटा के जो अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है ना साइड, वो ऑलवेज होता है आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस या इसको कर्व बोलते हैं, इसको एच से भी डिनोट करते हैं ना, ठीक है। और देखिए जो थीटा जिस पे खड़ा है ना, ये आपके लिए, इसके लिए, इस थीटा के लिए बेस आपका ये हो गया बेस, ठीक है ना। बेस को आप बी से डिनोट करते हो, ठीक है ना। और ये जो थीटा के अपोजिट है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस थीटा के लिए तो हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। आप अगर ऐसे आप अज्यूम कर लेते हैं इसी फिगर को, है ना, ए बी सी एक्स आपका ट्राइंगल है ना, और ये कोई एंगल अगर मान लें कि अल्फा है, ठीक है। तो अब देखिए ये थीटा या अल्फा, अब यहाँ पे देखिए इसके लिए फिर वो पलट जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस तो ऑलवेज जो ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने होगा उसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना। तो ये आपको एच हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे जो थीटा के अपोजिट साइड है वो कौन सा है, अल्फा के अपोजिट साइड है कौन सा है, अल्फा का जो अपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, है। और जो अल्फा जिस पर खड़ा है ये आपको हो गया बेस, है ना। अल्फा देखिए किसके किसके बीच में होता है, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में होता है। हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा है तो उसको जो दूसरा वाला बेस है, लेकिन अल्फा के जैसे हम देखें तो इस फिगर में आपका क्या हो रहा है, इस फिगर में परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन इस थीटा के लिए क्या है, बेस आपका ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं और कुछ चीजों को बताता हूँ, अभी 2-3 चीजों को जिसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आता है कॉस थीटा टर्म, है ना, कॉस थीटा, इसका तो आपको ऑलवेज याद रखना है बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। और साइन थीटा इसका तो आपको ये ऑलवेज याद रखना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना। आप देखिए, और देखिए पाइथागोरस में आपको क्या देखते थे, जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अधिकार इक्वल होता था कर्ण का स्क्वायर, है ना। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे पी का स्क्वायर, है ना, एच का स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेनियस, एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, है ना। ये रिजल्ट आप लोग अभी याद रखिएगा थोड़ा दिन के लिए। बाकी पाइथागोरस में हम लोग डिटेल से और उसको अलग अलग एंगल से प्रूव करने का कोशिश करेंगे, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अगर यहां पे अगर हम लोग कॉस अल्फा की बात करें, कॉस अल्फा की बात करें तो देखिए ये आपका बेस हो रहा है इसके लिए और ये हो रहा है। तो यहां पर अगर कॉस अल्फा लिखें तो इसके लिए बेस क्या है, बी बाई एच, है ना। अगर हम लोग इसको, अच्छा चलिए ठीक है, अगले में हम लोग देखते हैं। और साइन अल्फा है इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर हो रहा है ना। तो साइन अल्फा इक्वल टू पी बाई हाइपोटेनियस, है ना। देखिए अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं कैसे सोचेंगे। देखिए अगर ये एंगल थीटा है, इसका हम लोग अब कुछ नोमेनक्लेचर मेजर कर देते हैं। ए के सामने हम लोग ए बोलते हैं इसको, बी के सामने तो इसको बी बोलते हैं, सी के सामने पे ये थीटा या अल्फा है, इसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है आपका, क्या है ये सोचिए, अल्फा है ना, ठीक है। देखिए 90 डिग्री के सामने वो होगा, वो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, है ना। ये हाइपोटेनियस हो रहा है 90 डिग्री के सामने, है ना। सबसे बड़े एंगल 90 है, उसके सामने हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, बाकी तो दो एंगल जो 90 से छोटा ही होगा, ठीक है। और जिस एंगल की बात करते हैं उसके जो सामने होता है, अपोजिट होता है, ये बोलते हैं कि सामने होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो देखिए अब इस ट्रायंगल की हम बात करें, अगर इससे बात करें अल्फा के लिए, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस अल्फा के लिए बेस आपका क्या है,
बेस तो आपका ये है ना, ये है ना कॉस अल्फा के लिए, तो ये भाई देखिए हाइपोटेनियस 90 सॉरी कॉस अल्फा के लिए तो आपका बेस ये हो गया बी, है ना, ये तो सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनियस होता है, तो बी बाई ए, ठीक है। अब देखिए साइन अल्फा के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो रहा है यहाँ पे, सी, है ना, बाई हाइपोटेनियस यानी कि सी बाई ए, है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए अब थीटा की बात करें हम लोग तो कॉस थीटा का क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस थीटा को कैसे आप लिखेंगे आप, देखिए कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, देखिए बेस इसके लिए क्या हो जाएगा, थीटा के लिए सी हो जाएगा ना बेस, इसको आपको ना बिल्कुल क्लियर होना है, नहीं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में बहुत समस्या आएगी, है ना। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, तो बेस इसके लिए क्या हो रहा है, कॉस थीटा के लिए बेस क्या हो रहा है, सी हो रहा है, सी बाई ए, है ना, और साइन थीटा क्या हो रहा है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो रहा है आपका, बी हो रहा है ना, तो बी बाई हाइपोटेनियस है। आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चाहिए तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग अब इस फिगर की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या मानते हैं आप। अब देखिए फिर वही कंडीशन, 90 डिग्री के सामने कौन सा होगा, हाइपोटेनियस होगा, इसको हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, बी है ना, हाइपोटेनियस 90 के सामने बी है, ठीक है ना। अब देखिए थीटा के अपोजिट में कौन सा है, ए है ना, ये क्या होगा इसके लिए, थीटा के लिए परपेंडिकुलर हुआ, है ना। थीटा ये किस पे खड़ा है, ये बी पे खड़ा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, सी हो गया आपका थीटा के लिए बेस, है ना। अब देखिए अब अल्फा की बात आती है, हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन अल्फा की जैसे ही बात आती है तो अल्फा के लिए सी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, अल्फा के लिए सी परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो अब देखिए अब यहां से लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, यहां से लिख लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो इसको लिखिए यह इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बेस को आधार बोलते हैं। तो देखिए कॉस थीटा के लिए आपका आधार कौन सा हो रहा है, देखिए आधार क्या हो रहा है, सी हो रहा है, और कर्ण क्या है ऑलवेज बी, इसको टू क्या लिखेंगे, सी बाई बी, है ना। और साइन थीटा के लिए लंब बाई कर्ण, है ना, या इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, कहीं कहीं अपोजिट भी लिखते हैं, पी को अपोजिट भी लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर को अपोजिट भी लिखते हैं कहीं कहीं, है ना, अपोजिट भी कहीं कहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका कौन सा है, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा आपका हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, जस्ट जिसको अपोजिट, है ना, थीटा के अपोजिट क्या है, ये है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए बाई बी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ज्योमेट्री देखिए पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री जो भी, तो आपको कितना मजा आता है। देखिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इसका तो हम लोग अब स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे थे, कॉस अल्फा के लिए आपका बेस कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है, ये बाई बी इसको लिखेंगे, है ना। साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो रहा है, साइन अल्फा के लिए आपका परपेंडिकुलर सी हो रहा है, हाइपोटेनियस तो वही, तो सी बाई बी। जिनको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता हो इसको आप 2-3 बार देखिए और इसको क्लियर करके रखिए कि क्या थीटा किसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बता दिया और आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आप लोग देख लिया। अब एक ये राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, है ना, प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। या आप लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसको कभी कभी आपको दे दिया जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो अनदर इशू है, लेकिन रिजल्ट यही है। कोई कोई इसको आप ऐसे भी रिजल्ट, कितना रिजल्ट है आप याद रखेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक खुद ब खुद टंग पे होगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोले, बेस बाई हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर दोनों को हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या लिखेंगे आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो क्या लिखेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है। आज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े हैं कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर है ना, बाई एच स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया। इनका क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन है ना। इसी सब का सारा रिजल्ट आएगा, इसको अभी आपको याद रखना। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, टाइम थीटा, इसको भी अभी थोड़ा देर के लिए आप याद रखिए। टाइम थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस है ना, या इसको भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा क्या है, पी बाई एच है, कॉस थीटा बी बाई एच। अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो पी बाई एच डिवीजन बी बाई एच है ना, इसको लिखेंगे ना, पी बाई एच डिवीजन बी बाई एच है ना। इसको आप और तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो पी बाई, इसको और ब्रेक कर देंगे तो क्या लिखेंगे, पी बाई बी मल्टीपल एच ये कैंसिल होगी, इक्वल टू पी बाई बी है ना। तभी आपको tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस याद रखना है ना। ये आपका परपेंडिकुलर है, एक बार फिर से लिख देता हूं, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो फ्रेंड इसको अभी आप नोट कर लीजिए है ना। इसके बाद हम लोग अब कोसाइन रूल के बारे में पढ़ेंगे, कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये समझ लिया तो ट्रिगोनोमेट्री भी आपका आधा क्लियर हो गया और आपका पूरा बिल्कुल क्लियर विजुअलिटी आ जाएगा। इसके बाद जो भी रिजल्ट होता है टैन कॉट सारा का रिजल्ट इसी से हम लोग बनाएंगे है ना। उसके बाद आप इतना प्रैक्टिस करें कि आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक याद होगा। रिजल्ट आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आपको तुरंत माइंड में ये आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। यही सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ का लर्निंग का। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से कोसाइन फार्मूला को डिराइव करने का कोशिश करते हैं ना, कि कोसाइन फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, उसको कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एबीसी एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना। इसके बारे में हम पता नहीं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये सही पता है, बाकी ये पता नहीं कि कौन सा ट्राइंगल है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो हमें तो कॉस का जो फॉर्मूला पता है कि बस कि परपेंडिकुलर या बेस बाई हाइपोटेन्यूज है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचना होगा ना। अगर राइट एंगल ट्राइंगल सोचेंगे उसके बाद ही हम लोग इस पे आगे बढ़ पाएंगे है ना। तो देखिए अगर यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल एबीडी आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल एडीसी भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है ना। अब तो चाहिए इस पे या उस पर कोई एक लगा दीजिए। तो अब हमको अगर ये कॉस बी निकालना है तो कॉस बी निकालना है तो यहां से क्या लिखेंगे, कॉस बी इज इक्वल टू, कॉस बी के लिए देखिए क्या हो, ये तो उसके सामने इसका एंगल के सामने आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। आइए आपका क्या हो गया, आपका बेस हो गया जिसपे खड़ा, आइए आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया है ना। देखिए एंगल से जो दो चीज लगा हुआ है, ए बी और ए डी है ना। ए बी आपका क्या हो गया, आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और बी डी आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो सामने है वो आपका क्या होता था, परपेंडिकुलर होता। तो कॉस बी इसको आप क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब कि बी डी बाई ए बी है ना। ये आप क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई सी, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा बी डी, देखिए बीसी कितना है, ए के बराबर है। अगर बी डी को अगर हम लोग एक्स मान लें थोड़ी देर के लिए, तो डीसी आपका कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स होगा ना। अगर बी डी आपका एक्स है तो डीसी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ए माइनस एक्स। ये तो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि एक कैपिटल ए के सामने का जो साइड है उसको स्मॉल ए मानते हैं, कैपिटल बी के सामने का साइड है स्मॉल बी ए सी। देखिए कॉस बी इक्वल टू, तो आपको ये रिजल्ट आ गया बी डी बाई सी है ना। अब ऐसे सोचिए कि हम लोग बी डी को अब इसमें कैसे सोचेंगे। अब एक्स को हम लोग बी डी को क्या लिख सकता है, एक्स बाई सी है ना। एक्स को हम लोग को एलिमिनेट करना है ना। तो देखिए यहाँ पर दो चीज हो रहा है ना। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है। ए बी सी हमारे को पता है, एक्स को एलिमिनेट करना है। तो देखिए
ए बी डी के लिए भी ये परपेंडिकुलर है और ए डी सी के लिए भी ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर एडी का स्क्वायर, अगर एबीडी की बात करें, ट्रायंगल एबीडी की बात करें, तो एडी का स्क्वायर आपको आप क्या लिखेंगे, आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना। लेकिन अगर ट्रायंगल एडीसी की बात हो तभी परपेंडिकुलर आपका एडी है, तो एडी का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ना, आप कितना लिखेंगे, आप बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। सॉरी, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये लिखेंगे ना। ये क्यों आ रहा है, ये क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता था बेस का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये आता था ना आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, बेस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना सी है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बीएस ये कितना बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तो इक्वल है, इसको इक्वेट कर देंगे क्योंकि एडी एडी दोनों तरफ कॉमन है लेफ्ट साइड में, जिसको अगर इक्वेट कर देंगे दोनों को तो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप ऐसा लिखेंगे ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा और इधर हम लोग ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ऐसे आप लिख लीजिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख देंगे ना आप, इसको ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले में। तब इसको थोड़ा और देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, ठीक है। देखिए ये कट गया, ठीक है। तो यहां से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2x, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 2a इंटू एक्स, है ना। अब एक्स को एलिमिनेट करना है, तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए कॉस बी इजकल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स बाई सी होगा ना, बेस बाई। अब देखिए यहां से कॉस बी इजकल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस या आधार बाई कर्ण, है ना, आधार बाई कर्ण। तो इसके लिए क्या है आपका, ट्रायंगल एबीडी की बात करें तो ट्रायंगल एबीडी में क्या है, कॉस कितना होगा, एक्स बाई सी, है ना। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू सी इंटू कॉस बी लिखेंगे ना। तो इसको आप यहां से ये पुट कर दिया, एक्स इजकल टू सी कॉस बी। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 2a इंटू एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, सी कॉस बी, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा इस तरफ ले आइए, तो कॉस बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा साइक्लिक सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। देखिए इसको अगर हम लोग कॉस भी लिखें तो क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, इसी को तो हम लोग यहाँ पर लिख दिया ना। तो देखिए आपका ये कितना बढ़िया रिजल्ट बन गया कि अगर आप कहीं भी ट्रायंगल आपका दिया हुआ हो तो आपको कोई भी एंगल बताना हो तो आप कैसे बता देंगे, कि कॉस भी बताना तो क्या बताना, देखिए इसके अगल बगल है, सामने का स्क्वायर है, यही है ना। तो देखिए क्या होगा, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2 इंटू अगल इंटू बगल, अगल बगल वाला साइड ये है। अब देखिए सिमिलरली आप कॉस सी के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। कॉस सी के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे आप, कॉस सी के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। देखिए कि सी के लिए अगल बगल कौन है, ए बी है ना। तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2 इंटू अगल इंटू बगल है। अगर आपको कॉस ए का लिखना है, देखिए कॉस ए के लिए अगल बगल में कौन सा है आपका, बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटा में 2bc। देखिए कितना वंडरफुल रिजल्ट आ गया, है ना।
तो अब आपका कौसे का रिजल्ट आपको दिमाग में आ गया कि कौसे है, तो ऐसे हम लोग इसको सोचते हैं, है ना। और फिर हम लोग अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी वाला सवाल होता है ना, उसको हम लोग कैसे सोचते हैं इससे। तो फ्रेंड आपको चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कोसाइन रूल देख लिया, है ना। अब इससे हम लोग ये सीखने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल में आपको अगर ये पता होता है कि आपका एंगल का आपका मेजरमेंट दिया होता है, तो अब तो बड़ा आसानी से बता देते हो भाई कि ये आपका एक्यूट एंगल है या ऑब्टूज एंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है ना। लेकिन आपको जब एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया होगा, उस समय आप लोग कैसे सोचेंगे कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट है या ऑब्टूज है ना, अधिक कोण है, समकोण है या न्यून कोण त्रिभुज। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा कॉस वाला जो रिजल्ट है ना, उसी से हम लोग को इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली कोई कॉस सी ही ले लेते हैं या बी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके तो क्या लिख लेते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 भी लिखते थे ना। तो फिर एक चीज आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब आएगा तो, अभी लेकिन सारी चीजों को चर्चा करना यहाँ पे संभव नहीं है, नहीं तो फिर आपका कोर्स बहुत पीछे हो जाए। तो कॉस सी, तो कॉस सी आपका जैसे ही आपको ये एक्यूट एंगल होगा, फॉर एक्यूट एंगल कॉस सी होगा आपका पॉजिटिव, है ना, या आप बोल सकते हैं धनात्मक वैल्यू होगा। और ऑब्टयूज एंगल, ऑब्टयूज एंगल या तो कहता है अधिक कोण, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल लिख लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए। देखिए तो आप फॉर ऑब्टयूज एंगल, यहाँ देखिए ऑब्टयूज एंगल होगा, जैसे ही आपका ऑब्टयूज एंगल होगा, या एक्यूट एंगल था तो कॉस सी नेगेटिव पॉजिटिव होता था, लेकिन जैसे ही ऑब्टयूज एंगल होगा तो कॉस सी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होता है, या बोल सकते इसको ऋणात्मक होता है ना। और राइट एंगल के लिए कॉस सी का वैल्यू 0 होता है ना। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसी से हमारा वो जो इनइक्वालिटी है वो सेट होता है हमारा पूरा। देखिए अब कॉस सी का वैल्यू क्या है, आपको बोल रहा है ये पॉजिटिव है ना, और इसका वैल्यू बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तब जैसे ही आपके एक्यूट एंगल की बात आती है तो किसका मतलब क्या हो रहा है, कॉस सी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये आपका होल टर्म है, ये आपका ग्रेटर देन 0 है ना। देखिए क्योंकि ये तो जो आपका जो डिनोमिनेटर में है, या फिर आप हर बोल सकते हैं, ये तो साइड है, तो साइड तो कभी आपका निगेटिव होगा ही नहीं। इसका मतलब आपको क्या हो गया, यही से आप एज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, है ना। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ठीक है। तो किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। जो सी जो आप लेंगे ना, हमेशा सी हमेशा आपको बड़े वाले साइड को लेना, सबसे बड़ा वाला साइड को आपको सी एज्यूम करना ना, सी हो ना, इसको जब भी हो तो सी हो जाएगा जो आपका लार्जेस्ट साइड हो जाएगा। सी हमेशा आपका सबसे बड़ा वाला साइड होता है। अब ऐसे ही सोचिए, ये जैसे ही आपको ये अब 0 होगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, किसके लिए हो जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगेन आपको सी को सबसे बड़ा लेना है, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो इसको अगर एंगल वाले में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे ट्रायंगल की बात करें जिसका क्या एक्यूट ऑब्टयूज है वो निकालना, तो सी हम लोग ऑलवेज सबसे बड़ा वाला को देखना। अब फिर वैसे ही सोच लीजिए कि अगर ये ऑब्टयूज एंगल है, इसका मतलब क्या होगा, कॉस सी का वैल्यू नेगेटिव होगा। ऑब्टयूज एंगल के लिए क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा ना, ऑब्टयूज के लिए, ऑब्टयूज या अधिक कोण के लिए, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये आपका 3 रिजल्ट बना। तो देखिए इसको अगर रिजल्ट को हम लोग समराइज कर दें, अगर हम लोग रिजल्ट को अब इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर रिजल्ट को हम लोग अब समराइज करें तो क्या आपका कंक्लूजन निकल रहा है, सी आपका ऑलवेज हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन
सी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिलेटेड सी स्क्वायर, है ना। सी हमेशा आपका किस चीज का बात होगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट, हाँ ये राइट एंगल हो जाएगा, ये होगा ऑब्टूज, या लिख सकते हैं इसको अधिक कोण त्रिभुज, है ना। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, या फिर इसको लिख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो आप इस अप्रोच से सीखेंगे तो आपको कितना मजा आएगा, है ना। तो ये आपका एक रिजल्ट हो गया। अब देखिए आपके पास कोई सवाल दे दे आपको इस टाइप से कि अगर तीन कोई ट्रायंगल है ना, उसका साइड का रेशियो मान लिया कि 2:3:5 है। साइड का रेशियो आपका कितना है, साइड का जो रेशियो है वो कितना है, साइड का रेशियो 2:3:5 है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। तो देखिए सी में हम क्या बोले कि सी को ऑलवेज हमेशा बड़ा वाला को रखना। तो देखिए छोटे वाले कौन कौन, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2k लिखेंगे या 3k 5k लिखेंगे, तो के स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा ना। तो आप सीधा लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, देखिए कितना हो गया आपका 13k स्क्वायर, है ना। देखिए 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर। तो क्या होगा, ये आपसे बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो गया। कितना आसान है आपका। अब एक दे दे आपको ये रेशियो आपका दे दे आपका 6:8:9, ठीक है। अब देखिए 6 6 जा 36, है ना। 36 के स्क्वायर हो गया। आप के स्क्वायर लिखिए ना, क्योंकि हर जगह तो के स्क्वायर है। तो 36 प्लस 8 8 जा 64, है ना, 100 हो गया। अब देखिए 9 9 जा 81, देखिए ये तो 100 हो रहा है ना, ये ग्रेटर देन 81। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए आपका कितना आसानी से हर चीजों को आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं, है ना। तो ये होता है आपका सही तरीका सीखने का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड हम लोग जो एक ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला पढ़ते थे, हीरोज फार्मूला इसको बोलते हैं, उसको ट्रायंगल का एरिया को ट्रायंगल से डिनोट करते क्या लिखते थे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। ये आता कहां से, ये आप लोगों को सबसे पहले जानो कि आता कहां से। तो देखिए ट्रायंगल के लिए तो हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे थे ना, कि उसका एरिया क्या होता था, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, इस ट्रायंगल से हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया इसका टू, अगर एरिया को अगर ट्रायंगल को ऐसे एरिया से लिखते थे तो ये भी एक एरिया का ये होता है नोटेशन, है ना। तो इसको भी आप लोग दिमाग में, ट्रायंगल इसको भी आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू, अगर इसको हम लोग बेस मान लेते हैं तो हाफ इंटू बीसी, है ना। तो बीसी के बदले क्या लिखेंगे, ए, इसको यहाँ पे बराबर लिख रहे हाफ इंटू बीसी इंटू एडी, है ना। अब देखिए बीसी को क्या लिखेंगे, हाफ इंटू ए। देखिए एडी को क्या लिखेंगे, एडी के बारे में तो कोई पता नहीं, बस हम एक इस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसको हम लोग डी मान लिया ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी परपेंडिकुलर टू बीसी हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है ना। अब देखिए इसको सोचते हैं कैसे सोचेंगे, बीसी तो ए हो गया, ए के सामने स्मॉल है। अब देखिए एडी को क्या लिख सकते हैं आप, एडी तो आप परपेंडिकुलर है ना, तो हम आपको पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले कि साइन थीटा, साइन थीटा इसका क्या लिखते थे आप लोग, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए अगर ये साइन, इसको अगर हम मान लें, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऐसे इसको लिख सकते तो क्या लिखेंगे आप, साइन बी इक्वल टू, आप यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, साइन बी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ये सोचिए। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, एडी, एडी अपॉन ए बी, है ना, या इसके लिए लिखते हैं एडी अपॉन सी, यानी कि एडी इक्वल टू कितना हो गया आपका, सी इंटू साइन बी, है ना। अब एडी को आप दूसरा तरीका से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग साइन सी मान, ठीक है ना, एंगल को। तो ये देखिए साइन सी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे आप, एडी अपॉन एसी, है ना, या एडी अपॉन एसी को भी लिख सकते हैं, यानी कि एडी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, बी इंटू साइन सी। आप एडी के बदले किसी को भी रख सकते हैं, चलिए हम आप इसको एडी को यही बी साइन सी ही रख लेते हैं, या सी साइन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसको आप कोई एक रख लेते हैं, हाफ इंटू बी साइन सी रख लेते हैं, ए बी साइन सी, है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते। तो अब देखिए साइन सी है ना, देखिए अब एक चीज हम लोग और देखे थे वहां पे इससे पहले कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इसके टू क्या आया था, 1 आया था, क्योंकि क्या होता था ये बेस का स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसका करता था, इसको आप लिखते थे तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इसका टू क्या होता था, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इसका टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, यानी कि एच का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आता था, 1 होता था, यही होता था ना। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या कुछ भी कॉस स्क्वायर बी, सेम चीज कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू अगेन 1, है ना, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू अगेन सेम ही चीज है, ठीक है, 1। अब देखिए तो साइन सी को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखिए, आप थोड़ा सा हाफ इंटू ए बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू, ये देखिए अब कॉस सी का वैल्यू क्या आता था आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 है बी, अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर बटे में 2 इंटू अगल इंटू बगल। तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना। इसको आप थोड़ा सा और खोलिए, हाफ ए बी ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2ab कंप्लीट का स्क्वायर होगा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2ab का स्क्वायर, ये होगा, हाँ। अब इसको हम लोग इस तरफ लेते हैं ना, और देखिए क्या करेंगे, कैसे इसके रिजल्ट हम लोग हल लाते हैं। तो बिल्कुल बस अब जो लिखा हुआ उसको हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तब देखिए ट्रायंगल इसका टू क्या हो गया, यहाँ से हाफ ऑफ ए बी, ठीक है ना। देखिए अंदर में कितना है, 2ab है का स्क्वायर, है ना। अगर इसको रूट के बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2ab हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये देखिए इंटू अब सारा ऊपर में हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, देखिए अगर इसको हम लोग लिखें, इसको डोन के एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होता था तो क्या डिनोट करते थे, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, है ना। इसको उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक्स के जगह पर कितना है 2ab प्लस बाई के जगह पर कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप देखिए एक्स माइनस एक्स के जगह पर कितना है 2ab, तो इसको फिर लिखिए आप 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। एक स्टेप और हम लिखिए आप, देखिए ए बी से भी कैंसिल हो गया ना, तो इसको आप लिखिए ट्राइंगल इक्वल टू 1/4। देखिए इसको और थोड़ा खोलते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आप इस फॉर्म में देखिए बन रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, माइनस सी स्क्वायर। ये इस टाइप से कुछ आ रहा है। देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसके लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन हो गया माइनस, तो ये इधर चल जाएगा, तो माइनस में 2ab आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाते हैं। अब इसको बस हम लोग ब्रेक करते जाएंगे, 1/4। देखिए ये कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको आप क्या लिखेंगे, ब्रेक करेंगे अगेन, तो क्या लिखेंगे 1/4 इंटू
ये हो गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके लिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। यहां लिख दिए इसको आप क्या लिखेंगे, सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी, यानी कि सी माइनस ए प्लस बी। यही हो रहा ना, सी माइनस ए माइनस बी, इसका 2 लिख देंगे, सी माइनस ए प्लस बी, है ना। ये हो गया आपका ऐसे। अब देखिए ट्रायंगल में हम लोग आपको बताया था ना कि सेमी जो पेरीमीटर होता है उसको क्या लिखते हैं, 2s, है ना। तो 2s इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये आपका क्या है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। एस होता है आपका सेमी पेरीमीटर, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग ऐसे सोचिए। अब देखिए अब इसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं ना। चलिए एक लाइन और लिखते हैं, 1/4 इंटू अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेगा, 2s लिखेंगे ना, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ए प्लस बी माइनस सी है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी, एक प्लस सी ऐड कर देते हैं, है ना। तो एक प्लस माइनस सी वो ऐड करना पड़ेगा, तो -2c आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे एक प्लस बी ऐड करेंगे तो एक माइनस बी उधर भी आएगा, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, है ना। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, है ना। प्लस सी ऐड कर रहे हैं, प्लस सी, फिर वो सी को एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार सी को घटा रहे हैं, तो ये आ गया। तो देखिए ये कितना होगा आपका 2s, है ना। तो इसको आप एक और लिखिए, 1/4 अंडर रूट 2s इंटू 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2a। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर वाले को थोड़ा मिटाता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर एक्सटेंड करेंगे ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम लोग मिटाते हैं। देखिए कितना आसान सा अपना रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपको सारा पता होना चाहिए, तभी आप ज्योमेट्री में मास्टर होंगे। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़िए ना आराम से, 1 महीना 30 to 40 क्लास में ज्योमेट्री में आप खुद मास्टर अपने आप को फील करेंगे। हाँ अब देखिए 2s है ना, कितना सब जगह से 2s अगर हम लोग कॉमन ले लें, 2 2 2 2 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 2 जा 16 हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे लिखो 1/4 अंडर रूट 16 हो गया, कॉमन हो गया सबसे 2। तो इसका क्या लिख सकता हूँ, s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए, है ना। देखिए 16 है तो ये क्या लिखेंगे, 1/4 इंटू 4 अंडर रूट, इसको थोड़ा सा जान लीजिए, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कैंसिल हो गए, यानी कि क्या होगा, ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला है, जो किसी भी ट्रायंगल में लग जाएगा, है ना। लेकिन आपको एग्जाम में ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपके पास अथाह टाइम है, भरपूर टाइम है, तो कोई भी ट्रायंगल दे दिया हो, बस इस फॉर्मूला को आप लगा दीजिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो सेशन आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना। इसके बाद हम लोग और 1-2 रिजल्ट देखेंगे। इसमें एक रिजल्ट आपका अपोलोनियस थ्योरम का रिजल्ट होगा एक, उसके बाद कुछ ट्रायंगल का जो एरिया होगा, उसके बाद हम लोग अगले सेशन में 2 या 3 सवाल करेंगे अच्छे वाले, है ना, जिससे कि आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, है ना। तो आज का सेशन फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को हमारे साथ इतना देर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।